Hello student, I am Kamal Sharma, PGT Chemistry from LK विद्या मंदिर क्लासेस। आज हम करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में हमने कौन कौन से पॉइंट करने हैं, ये हो सकता है इसी वीडियो में ख़त्म हो जाए, नहीं तो हमारा दो पार्ट में ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। इसमें है क्या क्या पॉइंट। एक हमारा सबसे पहले जो है एक हम देखेंगे नाउ। तो ये देखिए बेटा कितने टाइप के हमारे सॉल्यूशन है, मतलब कितना क्या क्या पोर्शन आता है सॉल्यूशन के अंदर। मेनली सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे भाई सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन नॉर्मली हमारे जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वो इतने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट भी हम देखते हैं 9 टाइप का होता है ये फिजिकल स्टेट। हम एक्सप्लेन कर देंगे सॉलिड 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 लिक्विड ऐसे करके, ये 9 टाइप का होता है। ठीक है, फिर आता है कंसंट्रेशन टॉपिक आएगा हमारा। कंसंट्रेशन में हम पढ़ेंगे भाई कंसंट्रेशन क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे भाई कंसंट्रेशन में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कैसे कैसे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की निकाली जाती है। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन परसेंटेज बाय मास, पीपीएम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी भी होता है, वैसे है नहीं यहाँ पे तुम्हारे सिलेबस से कट गया है, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी भी समझा देंगे आपको। वैसे नॉर्मेलिटी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में काफी आता है ये नॉर्मेलिटी। ठीक है, उसके बाद आता है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी क्या होती है ये बताया जाएगा। सोलिबिलिटी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है मेनली आपकी सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, इसमें एक चीज और रहेगी, वो है रोल्स लॉ। तो रोल्स लॉ मैं अभी बताता हूं आपको। रोल्स लॉ देख लीजिए, यहाँ पे बीच में रह गया एक बार रोल्स लॉ। ठीक है, रोल्स लॉ। ठीक है, रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल एंड फॉर नॉन वोलेटाइल ठीक है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ये बीच में एक टॉपिक रह गया। ठीक है, रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, ये मेनली सॉल्युबिलिटी के ही पार्ट में काउंट कर सकते हो आप। सॉल्युबिलिटी के बारे में ही बताता है, मेनली प्रेशर का इफेक्ट बताता है। ठीक है, तो प्रेशर का इफेक्ट बताएगा मेनली जब भी हम किसी गैस को किसी भी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताता है हमें। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल। आइडियल और नॉन आइडियल का डिफरेंस करने के बाद नॉन आइडियल को फिर से 2 पार्ट में बांटा गया है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पे ये फैक्टर बता रखे हैं, ये बीच में रह गया, फैक्टर बता रखे हैं सॉल्युबिलिटी के कौन कौन से फैक्टर, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नेचर इफेक्ट करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, प्रेशर इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग में ही कौन गैस इन लिक्विड, जब किसी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो उनको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जैसे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इफेक्ट करता है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है और प्रेशर इफेक्ट करता है। यहाँ पे प्रेशर में हेनरी ने बताया था प्रेशर का इफेक्ट, तो उसकी एप्लीकेशन भी हम पढ़ेंगे, इसका एक डेरिवेशन भी है हेनरी लॉ का। उसके बाद रोल्स लॉ मैंने बता ही दिया। ठीक है, फिर आएगा डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। फिर थोड़ा सा एजोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में बताएंगे हम। फिर आएगा कॉलिगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका, इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपके पेपर में आता ही आता है, दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये डिफरेंस भी आते हैं, सोलिबिलिटी भी काफी, ये जो हेनरी लॉ है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, रोल्स लॉ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद आता है एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, फिर आता है वांट ऑफ फैक्टर। अगर जो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना चाहा इससे क्वेश्चन, तो वांट ऑफ फैक्टर पे देगा, तो वांट ऑफ फैक्टर भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मेनली इसमें जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से ये भी इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आए हैं पेपर में डिफरेंस। ठीक है, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन अगर जो ये जो है ये इस चैप्टर का बेसिक है, क्योंकि यही चीज यहाँ पे भी यूज होने वाली है। ठीक है, तो इनका भी ध्यान रखना है। ठीक है, और ये नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल चीजें जानना जरूरी है। कहीं पे भी नॉर्मली बोल देगा एक्वस सॉल्यूशन है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये जानना थोड़ा सा बेसिकली, ये बेसिक चीजें हैं जो जानना आपके लिए जरूरी है। तो ये है आपका पूरा, इसमें थोड़ा सा और भी बता देते हैं आपको।
जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कितने टाइप की होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है मेन, ठीक है। कौन कौन सी? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें बेटा क्या होगा, इनमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें मेन आएंगी यहाँ पे। तो 3 चीजें कौन कौन सी मेन आएंगी यहाँ पे? 3 चीजें आएंगी आपकी। एक तो इसका डेरिवेशन आपको आना ही चाहिए, डेरिवेशन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, फर्स्ट। और सेकंड, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, ठीक है, प्रूव करना है आपको, प्रूव द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। और तीसरी चीज क्या रहेगी हमारी, जो इन तीनों में आपको बतानी है, फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमारी रहेंगी इसके अंदर, हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर में ये 2-3 चीजें और हैं, इसकी एप्लीकेशन ही मान लीजिए इसको। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी कई बार एक नंबर के पूछ लिए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा। इसमें क्या होता है, सारा का सारा ये ग्राफ है जो पूरे चैप्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं आगे। नाउ अब हम करवाएंगे सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको मिक्सर के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा, मिक्सर क्या होता है, ठीक है। मिक्सर आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा था। ये क्या होता है भाई, जब भी 2 कंपोनेंट आपस में मिक्स किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम मिक्सर बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है भाई, होमोजीनियस होता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। क्या होती है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कोई भी फेज बाउंड्री नहीं होगी, इसमें फेज बाउंड्री नहीं होगी, नो एनी फेज बाउंड्री, ठीक है। और इसमें क्या होगी, फेज बाउंड्री होगी, ठीक है, फेज बाउंड्री। अब ये फेज बाउंड्री का मतलब क्या है वो चीज समझिएगा ध्यान से, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया और बीकर में क्या किया, हमने सॉल्ट, इसमें वाटर ले लिया, पहले क्या ले लिया, वाटर के अंदर क्या मिक्स कर रहा हूं मैं, सॉल्ट मिक्स कर रहा हूं, ठीक है। तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा इसके अंदर, सॉल्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो आपने ये डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, इसके अंदर ये सॉल्ट, ये सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स इसके वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आ गए, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन गई, जितने सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स ऊपर है उतने ही नीचे है, मतलब जितना सॉल्ट ऊपर वाटर है उतना ही नीचे है। इसमें कोई ऐसे फेज बाउंड्री नहीं दिखाई देगी आपको। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे आपकी बार मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, यहाँ पे वाटर ही था ऊपर भी, ठीक है, ये वाटर ले लिया और वाटर में आपकी बार मैंने क्या मिक्स कर दिया, सैंड मिक्स कर दिया बेटा, सैंड मिक्स कर दिया। तो क्या हो जाएगा, नीचे सैंड जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, ये नीचे सेटल डाउन होगी सैंड, और वाटर जो है आपका ऊपर की तरफ क्या रह जाएगा, वाटर रह जाएगा। तो नीचे क्या होगी आपकी, सैंड होगी और ऊपर क्या हो गया, वाटर हो गया। तो एक फेज बाउंड्री होगी जो इसको क्या करेगी, सेपरेट आउट करेगी कि भाई ये सैंड है और ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो इसको क्या कहेंगे हम, हेट्रोजीनियस मिक्सर कहेंगे। क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सर कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका होमोजीनियस मिक्सर, ये वाला ऊपर वाला क्या हो जाएगा बेटा, होमोजीनियस हो जाएगा, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सर हो जाएगा, हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें कोई फेज बाउंड्री, ये फेज बाउंड्री आ रही है, इसमें कहा था फेज बाउंड्री होगी, ये फेज बाउंड्री आ गई, इसमें होमोजीनियस में कोई फेज बाउंड्री नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द यूनिफॉर्म, जो सॉल्टी जितना ऊपर उतना ही नीचे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसमें बेटा सैंड नीचे बैठ गई और वाटर ऊपर रह गया, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है,
ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेनली होमोजीनियस मिक्सर के अंदर इस होमोजीनियस मिक्सर को ही क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशन कहेंगे। इसी को ही क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन होगी भाई, सॉल्यूशन की डेफिनेशन होगी, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 and more than 2 कंपोनेंट आर मिक्स टुगेदर, ठीक है, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है, जब भी हमारे 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट आपस में मिक्स कर दिए जाएं और वो क्या बनाएं, होमोजीनियस मिक्सर बनाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये था सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन में होता क्या क्या है वो चीज भी मैं बता देता हूं आपको। तो सॉल्यूशन में 2 चीज होती है बेटा, या तो सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो इसको देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन होगा। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर 2 चीजें होंगी बेटा, एक तो होगा सॉल्यूट और एक क्या होगा, सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, विच इज डिजोल्व, जिसको डिजोल्व किया जाता है, विच इज डिजोल्व, जिसको डिजोल्व किया जाएगा वो सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट को होगा, कौन होगा, इन विच डिजोल्व, जिसके अंदर डिजोल्व किया जाएगा, इन विच डिजोल्व, जिसके अंदर डिजोल्व किया जाएगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट जो होता है हमारा क्या, किस में मिलता है, मेनली लेस अमाउंट में, किस में मिलेगा, लेस अमाउंट में मिलेगा। और सॉल्वेंट जो है हमारा मेनली मोर अमाउंट में मिलेगा। ठीक है, मोर अमाउंट में मिलेगा। सॉल्यूट जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा B या 2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, B या 2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और सॉल्वेंट किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, A या 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, रिप्रेजेंट। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट, इसके अंदर सॉल्यूट जो है हमारा मेनली, जैसे हम एसिड या बेस का, हम कोई एसिड और वाटर का सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो ऑलवेज जो एसिड होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट, और वाटर ऑलवेज क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये बात लिख लीजिए। वाटर चाहे कम अमाउंट में भी हो तो भी वो सॉल्वेंट ही रहेगा। ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने बोला लेस अमाउंट में सॉल्यूट होता है, लेकिन वाटर एक ऐसी कंडीशन है जहां पे वाटर कम अमाउंट, सॉल्यूट चाहे ज्यादा भी हो जाए, ठीक है, लेकिन वाटर आ गया वहां पे और वाटर कम अमाउंट में है तो वो सॉल्वेंट ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम चलते हैं आगे। नाउ नॉर्मली सॉल्यूशन हैव 6 टाइप। नॉर्मली सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं, 6 टाइप। उसके बाद हम बताएंगे सॉल्यूशन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। उसके लिए एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, वैसे तो आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और उसमें हम बता देंगे। उसके मेनली एग्जाम्पल याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे जो है अभी नॉर्मली हम बता रहे हैं कितने टाइप का होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नॉर्मली 6 टाइप का होता है बेटा। कौन कौन सा होता है ये हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन और टर्नरी सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर। ठीक है, वाटर इज यूज एज ए सॉल्वेंट, वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन एक्वस, other than water used as solvent, other than water solvent की तरह यूज किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे हम, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अदर देन सॉल्वेंट कौन होगा भाई, अदर देन सॉल्वेंट होता है आपका ईथर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ठीक है, एसिटिक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एसिटिक एसिड, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लीजिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, उसके बाद है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन होता है, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड, सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड, जिसमें और ज्यादा सोल्यूट डिजोल्व नहीं किया जा सकता तो उसे क्या कहेंगे हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड, मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड, कैन बी डिजोल्व्ड, जिसमें और ज्यादा सोल्यूट जो है वो डिजोल्व किया जा सकता है
उसे क्या कहेंगे हम, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। नाउ बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे, जिसमें ओनली 2 कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, ओनली टू component in a solution that is known as binary solution, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे उसे। समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपने सॉल्ट प्लस वाटर मिला लिया, सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन हो गया भाई। सॉल्ट और वाटर 2 ही कंपोनेंट है, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। टर्नरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे, जिसमें 3 कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, 3 कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, 3 कंपोनेंट, एक मिनट बस, 3 component in a solution that is known as ternary solution कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर प्लस शुगर भी ले लिया हमने, ठीक है, शुगर भी ले लिया, तो ये 3 कंपोनेंट आपस में मिक्स हो गए, तो इसे क्या कहेंगे हम, टर्नरी सॉल्यूशन। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे, ठीक है। तो इसमें जो है, एक बार थोड़ा सा मैं यहां पे और बता देता हूं आपको। जैसे आपने क्या किया, ये बीकर ले लिया, बीकर में आपने क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है, वाटर ले रहे हो, ये वाटर है, ठीक है, वाटर में क्या कर रहे हो आप, शुगर डिसोल्व कर रहे हो, शुगर डिसोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा जब शुगर डिसोल्व होना बंद हो जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब तक वो डिसोल्व होती जा रही है तब तक वो क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड। जब डिसोल्व होना बंद हो जाएगा तो वो रहेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नाउ बेटा अब जो है हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ही बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग कितने टाइप का होता है सॉल्यूशन, वो चीज बता रहे हैं। तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन जो होता है वो 9 टाइप का होता है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप का होता है। आप एक चीज पकड़ लीजिए सॉलिड लिक्विड गैस में से, जैसे सॉलिड पकड़ लिया आपने, तो सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड, और सॉलिड और गैस। सॉलिड होगा, सॉलिड हमारा सॉल्यूट और सॉलिड हमारा सॉल्वेंट होगा, तो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन है, जर्मन सिल्वर हो गया। जैसे सिल्वर, जर्मन सिल्वर क्या होता है, उसमें मिक्स किया जाता है 2 मेटल्स का। कोई भी एलॉय ले लीजिए, इसमें कोई भी एलॉय, ऑल एलॉय, जितने भी एलॉय होते हैं वो सारे इसी के ही एग्जाम्पल होंगे, सॉलिड इन सॉलिड के, ठीक है। जैसे 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड जो होता है वो इसी का एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसोल्व किया जाएगा। जैसे सॉलिड को सॉल्ट प्लस वाटर हो गया, शुगर प्लस वाटर हो गया, उसमें क्या किया जाता है, सॉलिड को वाटर के अंदर डिसोल्व, मतलब वाटर क्या है, लिक्विड है। नाउ नेक्स्ट है सॉलिड इन गैस, तो सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल हो गया हमारा आयोडीन वेपर इन एयर। आयोडीन के जो वेपर हैं वो एयर के अंदर डिसोल्व, आयोडीन सॉलिड स्टेट में है, उसको हीट करेंगे तो उसके वेपराइज में आ जाएंगे, तो वो किस में चले जाएंगे फिर, तो एयर के अंदर, तो सॉलिड। और कैम्फर इन N2 गैस, ठीक है, कैम्फर जो गोलियां होती है, कपूर की गोली, उसमें अंदर नाइट्रोजन होती है, तो ये भी आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सॉलिड इन गैस का। नाउ लिक्विड सॉलिड, तो लिक्विड इन सॉलिड मतलब लिक्विड को सॉलिड के अंदर डिसोल्व किया जाता है, तो वो कौन सा एग्जाम्पल है ऐसा, एमलगम होता है आपका मरकरी विद Na, मरकरी को जब सोडियम के साथ मिक्स किया जाता है तो वो एमलगम कहलाता है, ठीक है, ठीक है, बहुत सारी जगह यूज होता है एमलगम, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम, लिक्विड इन सॉलिड कहेंगे। और हाइड्रेटेड वाटर क्या होता है भाई, जो वाटर होता है कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं हमारे, हाइड्रेटेड सॉल्ट जैसे CuSO4.5H2O। अब ये क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है, मतलब ये
क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से इसकी कैपेसिटी होती है, एटमॉस्फेयर से क्या कर लेता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, जैसे AlCl3 होता है, ये भी हाइड्रेटेड होता है, और भी बहुत सारे सॉल्ट जो होते हैं हमारे हाइड्रेटेड होते हैं। तो वो क्या किस कैटेगरी में आएंगे, आपके लिक्विड इन सॉलिड कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड। दो लिक्विड को आपस में मिक्स किया गया, जैसे अल्कोहल प्लस वाटर ले लो, इथेनॉल प्लस वाटर ले लो, ईथर प्लस वाटर ले लो, बहुत सारे हमारे जो सॉल्वेंट है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड को जब गैस के अंदर रिजोल्व किया जाता है, उसका एग्जांपल है ह्यूमिडिटी इन एयर। एयर के अंदर जो होती है ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा, लिक्विड इन एयर का हो जाएगा। मतलब वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एयर में फैल जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका लिक्विड इन एयर सॉल्यूशन क्या लाएगा उसको, ह्यूमिडिटी इन एयर। जैसे क्लोरोफॉर्म इन N2, क्लोरोफॉर्म जो होती है वेपराइज हो जाती है और वो नाइट्रोजन गैस मतलब इसमें मिक्स हो सकती है। नाउ नेक्स्ट है गैस सॉलिड, गैस इन सॉलिड। तो इसका एग्जांपल कौन है, डिसॉल्व्ड गैस इन मिनरल्स। मिनरल्स के अंदर बहुत सारी गैस डिसॉल्व होती हैं। N2 इन प्लेटिनम, प्लेटिनम के अंदर नाइट्रोजन गैस इजीली डिसॉल्व हो सकती है। नाउ नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का हमारा क्या हो जाएगा, O2 इन H2O हो जाएगा। CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, आपको पता है सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर CO2 मिक्स की जाती है। जैसे ही आप उसमें कुछ सॉल्ट वगैरह डालते हो, जैसे ब्रिक्स एफर्वेशन आता है ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ निकल के आती है वो, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा, किसका एग्जाम्पल हो गया, गैस इन, क्योंकि उसके अंदर CO2 कंप्रेस करके डाली गई थी। हेनरी बताएगा इसको सारा, हेनरी की एप्लीकेशन में पढ़ेंगे हम। ठीक है, गैस इन गैस का क्या हो जाएगा, एयर। एयर के अंदर हमारे नाइट्रोजन गैस भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बहुत सारी गैसेस जो हैं वो मिक्स हो रखी हैं। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को कहेंगे हम गैस इन गैस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से एक बार, फिर चलते हैं हम आगे। नाउ अब बता रहे हैं बेटा हम कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन होता क्या है, पहले तो ये समझिए कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो है किसी भी सॉल्यूशन की देखी जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन दैट इज नोन एज इसे क्या कहेंगे हम, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन कहेंगे। ठीक है, मतलब कितना सोल्यूट किसी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है वो क्या कहलाता है, उसका कंसंट्रेशन कर देता है। तो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के हमारे फॉर्मूला है, कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो फॉर्मूला सुन लीजिए। वो फॉर्मूला फिर हम जितना भी कंसंट्रेशन निकालेंगे सब में वही होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन। मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वही क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक बार आगे बताते हैं आपके फॉर्मूले अलग अलग उसके कंसंट्रेशन पे। नाउ मेथड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन, मेथड हम पढ़ेंगे। तो मेथड में कितने, मैंने बताए थे अभी कि कितने मेथड होते हैं। मेनली पहला मेथड परसेंटेज बाय मास, फिर ppm, फिर आपका मोलैरिटी, फिर मोलैलिटी, फिर मोल फ्रैक्शन, और फिर लास्ट में हम नॉर्मेलिटी को डिस्कस करेंगे। नॉर्मेलिटी वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी को देख लेंगे हम। तो पहले क्या है भाई, परसेंटेज बाय मास। तो परसेंटेज मैंने थोड़ा सा वैसे लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, परसेंटेज बाय मास। तो परसेंटेज बाय मास का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, परसेंटेज बाय मास का जो फॉर्मूला होता है सिंपल, जो आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो तो ऐसे ही मास की परसेंटेज जैसे सॉल्यूशन के अंदर, तो इसमें क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज हो जाएगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर देता हूं, 5 ग्राम ऑफ H2SO4 ले लेते हैं। H2SO4 प्रेजेंट इन 5000 ले लेते हैं, 5000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, देन फाइंड
देन फाइंड परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज ऑफ H2SO4। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें इसी फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई, मैंने बोला एसिड हमेशा जो होगा वो सॉल्यूट ही होगा, ध्यान रखना वाटर के अंदर। इसमें वाटर बताया नहीं गया है, तो वाटर बताया नहीं गया है तो वाटर बताया नहीं तो वाटर को ही सॉल्वेंट मानना है, मतलब सॉल्वेंट बताया नहीं गया है तो वाटर को सॉल्वेंट मानना है आपको। तो यहाँ पे जो मास है इसका कितना है, ये जो दे रखा है आपको 5 ग्राम, तो 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दे रखा है और मास सॉल्यूशन का मास कितना दे रखा है भाई 5000। ठीक है, तो इनटू क्या करना है आपको 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो तो 2 जीरो से 2 जीरो गई और ये क्या आ गया 10 आ गया, तो ये 1/10 मतलब 0.1% आ गया आपका। ठीक है, ये आंसर है। तो इसमें करेगा क्या, कई बार क्या करेगा आपको परसेंटेज दे देगा और मास पूछ लेगा और सॉल्यूशन का मास दे देगा, या क्या करेगा इसका सॉल्यूट का मास दे देगा, परसेंटेज दे देगा, आपको सॉल्यूशन का मास पूछ लेगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आपको परसेंटेज दी हो तो 5 चीजें दी हुई हैं आपको ध्यान रखना। जैसे मैं लिख देता हूं 20% ऑफ H2SO4, एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा लास्ट में आपको मैं, 20% ऑफ H2SO4 इन अ सॉल्यूशन। तो इसके अंदर है ना आपको कितनी चीजें दे दी, आपको 5 चीजें दे दी बेटा। क्या क्या दे दिया, एक तो परसेंटेज दे दिया, मतलब ओवरऑल मास दे दिया, कितना मानोगे ओवरऑल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मानोगे, W का मतलब मास है या वेट कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया भाई 100, टोटल है 100 में से है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया भाई, H2SO4 सॉल्वेंट ही होगा, तो ये कितना हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका 20 ग्राम हो गया। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट है, 2 का मतलब 2 से रिप्रेजेंट करते हैं ना सॉल्यूट को, 2 और 1 से, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 20 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया बेटा, टोटल 100 है, 20 माइनस कर देंगे तो ये 80 ग्राम हो गया। अब mm का मतलब मोलर मास है, यहाँ पे mm 2 कितना हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कौन है H2SO4 का मोलर मास निकालोगे तो 98 ग्राम्स पर मोल आएगा बेटा। ये मोलर मास निकालना आना चाहिए। जैसे मैं निकाल देता हूं मोलर मास H2SO4 का निकाल देते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, पता है 2 हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सल्फर का कितना होता है 32 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 4 है ऑक्सीजन तो इंटू 16 कर देंगे बेटा, तो 2 + 32 + 64 इसका सम अप करोगे तो 98 ग्राम्स पर मोल इसका यूनिट होता है मोलर मास का। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसके अंदर सॉल्वेंट दिया नहीं है तो क्या मानना है आपको, वाटर मानना है, तो वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को mm1 कर देंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट mm1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई mm1 कितना, वाटर का मोलर मास आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, 2 है, 2 × 1 + 16 हो गया, तो कितना हो गया 18 ग्राम्स पर मोल इसका यूनिट होता है, तो 18 ग्राम्स पर मोल होता है। तो इसको मैं क्या बताना चाह रहा हूं बेटा, आपको जब भी आपको ऐसे परसेंटेज दिया हो तो ये 5 चीजें आपको इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं, तो ये ध्यान रखना। बहुत सारे परसेंटेज के ही क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं इसके अंदर। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं हम पीपीएम। पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसमें क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है भाई आपका एक, ये तो क्या था 100 में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख होता है बेटा। ठीक है, 10 लाख होता है। ठीक है, 10 लाख मतलब 10⁶। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। अब मतलब 10⁶ में कितना सॉल्यूट है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा पीपीएम का फॉर्मूला बन जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब जो है इससे हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं ले लेता हूं, क्या ले लें भाई आपका 5 ग्राम ऑफ CO2 dissolved in 500
ग्राम ही ले लें, चलो ग्राम ले लो कोई नहीं, ग्राम ऑफ वाटर H2O, देन फाइंड आउट ppm ऑफ CO2 का ppm निकालना है हमें, मतलब पार्ट्स पर मिलियन निकालना है। तो इसके लिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूं बेटा। CO2 क्या है, सोल्यूट है, सोल्यूट को डिसॉल्व किया गया है वाटर के अंदर, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इसको वाटर की जगह सॉल्यूशन लिख लो, इसको ऑफ सॉल्यूशन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर ऐड करना पड़ेगा ये, ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के लिए। सॉल्यूशन हो गया, तो ये क्या हो गया भाई, ये आपका क्या है, मास ऑफ सोल्यूट हो गया, और ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। दोनों का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 5/500, और आपकी बार ppm में निकालना है, मतलब पार्ट्स पर मिनट, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तो ये 2 कट जाएंगे, तो 4 रह जाएंगे, मतलब 5 से 5 कट गया, तो ये 1 आ जाएगा, मतलब 10⁴ ppm आ गया आपका, ठीक है। आई थिंक सो आ गया होगा आपको समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता देना मेरे को, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, फिर आगे वाले टाइप बताते हैं। नाउ नेक्स्ट है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में क्या होता है वो देखिएगा ध्यान से। मोलैरिटी का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एंड ओ नंबर था वैसे, मैं पूरा ही लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नाउ कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट है या डिसॉल्व्ड है, यहां पे डिसॉल्व भी लिख सकते हो, डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 1 लीटर होगा तो कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है, वो क्या कहलाता है, आपका मोलैरिटी कहलाता है। तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, मोलैरिटी को एक तो हम कैपिटल M से दिखाएंगे, मोलैरिटी को किससे दिखाएंगे, कैपिटल M से। मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स को सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N2 से, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स होता है और 2 का मतलब सोल्यूट होता है। वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V से, इन लीटर में है, ठीक है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, और ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अगर तो ये नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स वगैरह के बारे में जानना है तो हमने 11th क्लास की प्लेलिस्ट में चले जाना, आपको मोल्स कॉन्सेप्ट का पूरा एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, वहां से पूरा देख लेना इसको। और ये तो 9th क्लास का फॉर्मूला है आपका, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन ml होगा, तो मेरे को 1000 से क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइड करना पड़ेगा इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहां से फॉर्मूला बन गया आपका मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, W2 अपॉन MM2 का मतलब मोलर मास, अब और ये 1000 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा बेटा घूम के, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन ml में है वॉल्यूम, ठीक है। अगर जो आपका लीटर में दिया हो तो ये 1000 नहीं आएगा, अगर जो लीटर में नहीं दिया ml में दिया है तो ये 1000 आएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब इस पे है ना, इसका यूनिट बता देता हूं मैं। यूनिट क्या होता है भाई, मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल्स पर लीटर कहो, या तो मोल्स पर लीटर, या इसका यूनिट कहेंगे आप मोलर यूनिट। इसको भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर यूनिट को कैपिटल M से। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 500 ml of solution, then find मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है बेटा। अब सुनिएगा ध्यान से, वैसे तो मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगा, अभी थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, H2SO4 का वेट है, मास है। H2SO4 यहाँ पे क्या है, सोल्यूट है, क्या है यहाँ पे, H2SO4 सोल्यूट, एसिड सोल्यूट होता है क्योंकि सॉल्वेंट दिया नहीं है, इसका मतलब वाटर सॉल्वेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये सोल्यूट है,
ठीक है, तो वैसे भी देखो तो ये बहुत कम अमाउंट में है, इतना पूरा सॉल्यूशन है, कम अमाउंट में है, तो ये क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब W2 कितना आ गया, W2 4.9। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500। अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से क्या चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से आपको mm2 चाहिए। ठीक है, ये है आपके पास, ये है mm2 आपको चाहिए, तो मोलैरिटी निकल जाएगी। तो mm2 मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आएगा भाई, H2SO4 का अभी निकाला था हमने, तो कितना आया था 98 ग्राम्स पर मोल। वीडियो एक बार रिवर्स करके देख लेना, वहां पे निकाल रखा है हमने। ठीक है, तो अब क्या करना है, मोलैरिटी निकालना है। कुछ नहीं करना बेटा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं तो W2 की जगह क्या आ जाएगा 4.9, तो 4.9 इसकी जगह 98 mm2 की जगह, और 1000 ml में है तो 1000 आएगा। ठीक है, और 500 ml दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको काटिए आप, तो ये पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो नीचे चली जाएगी, तो ये कितना हो गया 20 हो गया, और ये यहां से ये गया तो ये कितना हो जाएगा 2 पे गया, और 2 से ये 10 पे हो गया। ठीक है, तो 1/10 आ गया, तो ये क्या आ गया 0.1 मोलर, इसकी यूनिट होती है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब ये था आपका जो है डेरिवेशन टाइप में, और ये आपका न्यूमेरिकल भी हमने बता दिया। अब ये करेगा क्या, आपके साथ क्या गेम खेलेगा कि भाई आपको ये मोलैरिटी दे देगा और ये W2 पूछ लेगा और ये चीजें दे देगा। मतलब इसमें टोटल चीजें कितनी हैं, 4 हैं। 4 में से क्या करेगा, कोई 3 दे देगा, कोई भी 3 दे देगा। मान लीजिए W2 पूछ रहा है तो ये 3 दे देगा। मान लीजिए आपसे MM2 पूछ रहा है तो ये 3 दे देगा। मान लीजिए आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है तो ये 3 दे देगा। मान लीजिए आप मोलैरिटी पूछ रहा है तो ये 3 दे देगा आपको। क्लियर है, तो इस टाइप से ये आपसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा। ठीक है, तो आई थिंक सो आया है समझ में आपके। अब जो है हम क्या निकाल लेते हैं, मोलैरिटी निकाल लेते हैं। तो मोलैरिटी क्या होता है भाई, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। NO का मतलब बेटा नंबर है, थोड़ा ध्यान रखना। नंबर और डॉट लगा दिया मेरे पीछे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट किस में होगा, सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ही लो, मैं थोड़ा सा दोबारा से बताता हूं आपको, ये सारा इसका डेफिनेशन वगैरह बताते हैं। स्क्रीनशॉट लो। नाउ मोलैरिटी अब बता देता हूं एक बार थोड़ा सा अच्छे से। मोलैरिटी का पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। मोलैरिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, प्रेजेंट बोलो या डिजोल्व बोलो, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व है बेटा ये। ठीक है, तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व है, तो क्या बोलेंगे, इसके मोलैरिटी बोलेंगे। इसका यूनिट क्या होता है और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका यूनिट जो होता है वो होता है, 2 यूनिट कहोगे इसका, एक तो मोलल यूनिट होता है, ठीक है, और एक यूनिट होता है मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी। ये दोनों तरीके की यूनिट होती हैं। इसकी यूनिट से कई बार पहचानोगे, डायरेक्ट नहीं लिखा होगा आपके पास कि ये मोलैरिटी है। तो यहाँ पे जो है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला देख लीजिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। NO का मतलब नंबर है बेटा, ध्यान रखना थोड़ा सा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी के अंदर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, N2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेट को किससे करते हैं, W से, और ये सॉल्वेंट का है तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं 1, और किस में, ये इन केजी में है। और N2 को क्या लिखते हैं हम, W2 अपॉन MM2। ठीक है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है। 2 क्यों लगाया, क्योंकि ये सोल्यूट का है, ठीक है, इसलिए 2 लगाया सोल्यूट के लिए। और W1 इन ग्राम होगा, W1 इन ग्राम होगा, तो मेरे को 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये अब क्या हो जाएगा भाई, मोलैरिटी को स्मॉल m से दिखाते हैं हम, तो स्मॉल m का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, W2 अपॉन MM2 इंटू 1000 अपॉन W1 इन ग्राम।
तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे W2 क्या है, W1 क्या है, सब जानते हो आप, ठीक है। W का मतलब वेट होता है, mm का मतलब मोलर मास होता है, 2 का मतलब सोल्यूट होता है, 1 का मतलब सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिख लेना है। उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, 6.3 ग्राम ऑफ HNO3 dissolved in 180 gram of water, then find मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, W2 कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट, बेटा देखो इतना ज्यादा है हमारा पूरा, ये वाटर लिख भी दिया, तो वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट, इसका मतलब ये क्या होगा, सॉल्यूट। और वाटर देखो ज्यादा अमाउंट में, कम अमाउंट में, वैसे भी ये एसिड हो गया, तो एसिड हमेशा क्या होता है आपका, सॉल्यूट ही होता है, वाटर के साथ है तो, ठीक है। वाटर के साथ कोई भी है वो हमेशा सॉल्यूट होगा, ध्यान रखना, वाटर हमेशा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 6.3 ग्राम्स हो गया। और आपका जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो क्या हो जाएगा भाई, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 63 ग्राम हो जाएगा। इसका मोलर मास निकालोगे HNO3 का निकालोगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस इसका कितना 14 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा भाई 3 × 16 हो जाएगा, तो 1 + 1 4 × 48, ठीक है, इजिकल टू 63 आएगा, देख लेना ऐड करके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी, हाँ तो ये चीज आ जाएगी, ये मोलर मास आ गया। उसके बाद क्या निकालते हैं भाई, W1 कितना है, W1 है 180 ग्राम, ठीक है। तो ये तीन ही चीजें चाहिए थी हमें फॉर्मूले में, ये तीन ही चीजें चाहिए थी मोलैरिटी निकालने के लिए। तो ये वैल्यू पुट कर दो इस फॉर्मूले में, तो यहीं पे पुट कर देते हैं बेटा। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा 6.3/63 इंटू 1000 क्यों ले रहा हूं मैं 1000, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये हो गया, तो इस पॉइंट को हटाओगे, ये आ गया बेटा, इसको काटोगे, ये कितना आ गया 10 आ गया, ये 2 0 यहां से गई, ठीक है। ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 9, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5/9, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 के करीब आ जाएगा, है ना, हाँ 0.5 के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो 0.5 क्या आ गया आपका, ये मोलल, इसकी यूनिट होती है मोलैलिटी की। आई थिंक सो आ गया होगा समझ में, ठीक है। कोई दिक्कत रहे तो मेरे को बताना। आप नेक्स्ट इसी में ही कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन, क्या कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन, क्या कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में क्या होता है भाई, मोल फ्रैक्शन होता क्या और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज मैं बताता हूं आपको। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे मोल फ्रैक्शन को, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा x2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा x1। तो x2 किसके इक्वल आता है, N2/N1 + N2, और x1 किसके इक्वल आएगा, N1/N1 + N2, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा भाई, इसका डेफिनेशन ये फॉर्मूले ही है बेटा, वैसे सभी का डेफिनेशन फॉर्मूले ही है, आपने देखा हो तो कंसंट्रेशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, एनी कंपोनेंट मतलब बेटा ये सोल्यूट का भी हो सकता है और सॉल्वेंट का भी हो सकता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, मतलब जो यहाँ लिया है कंपोनेंट उसी के ही नंबर ऑफ मोल्स यहाँ लेने हैं, ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब कि जितना भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे उन सभी के नंबर ऑफ मोल्स निकाल के उनका सम करके उसको क्या कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से बोल रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन है, मैंने बोल दिया, एक बार लिख लेना बेटा, एक बार वीडियो को दोबारा से सुन के, ठीक है। तो वैसे इसका फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन है, कोई ज्यादा अपने आप भी बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, N2 निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का गिवन वेट अपॉन मोलर मास होता है। तो ये सोल्यूट है तो सोल्यूट के ही वेट और मास आ गए,
यहाँ पे अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा, ये W1 अपॉन mm1 हो जाएगा प्लस W2 अपॉन mm2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा ये W1 अपॉन mm1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे, ये क्या हो जाएगा W1 अपॉन mm1 प्लस W2 अपॉन mm2। कुछ नहीं किया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला स्प्लिट किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, एक चीज और होती है इसके अंदर कि भाई x1 प्लस x2 जो होता है वो इजिकल टू 1 होता है ऑलवेज। कैसे, आप प्रूव भी कर देते हैं, इसका वैल्यू रख देते हैं n1 का वैल्यू, ये वाला वैल्यू रख देते हैं n1 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, इसका वैल्यू रख देते हैं ये वाला n2 अपॉन n1 प्लस n2। इसका एलसीएम ले लेते हैं n1 प्लस n2, तो ये ऊपर भी क्या बचेगा n1 प्लस n2 ही बचेगा, कट गया, किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहां से क्या करना है, आप दोनों को सॉल्व नहीं करना है, कोई एक सॉल्व कर लिया, मान लीजिए आपने x2 निकाल लिया, तो x1 निकालने के लिए क्या करना है, 1 माइनस x2 कर देना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, समझ में आया है नहीं आया बताओ जल्दी से, आ गया होगा आई थिंक सो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल भी छोटा सा इसी में ही कर लेते हैं हम। न्यूमेरिकल देख लीजिए, न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा हमें, ऊपर ले लेते हैं हम स्पेस। स्पेस में क्या है कुछ, इस यही न्यूमेरिकल कर लेते हैं, यहाँ पे भी यही वाला सेम न्यूमेरिकल ले लेते हैं। इसमें लिख लेते हैं अब हम कि भाई फाइंड, यहाँ पे लिख लेते हैं, स्क्रीनशॉट भी लोगे आप, चलो दूसरा ले लेते हैं कोई नहीं। 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 180 ग्राम ऑफ वाटर H2O। ठीक है, देन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 एंड वाटर H2O या वाटर लिख लो कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पे ये चीज करनी है, मतलब क्या निकालना है भाई, x1 निकालना है और x2 निकालना है, और गिवन क्या है आपको, W2 गिवन है, कितना गिवन है, 4.9 भाई, ये क्या है, सोल्यूट है, सोल्यूट का ये मास गिवन है तो W2 है। ये सॉल्वेंट भी गिवन है बच्चों, कितना गिवन है, 180 ग्राम। ठीक है, ये ग्राम में है, और क्या है भाई, mm2 गिवन है, तो mm2 कितना गिवन है आपको, mm2 गिवन है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपने निकाला था, H2SO4 का मोलर मास कितना आया था, 98, और mm1 भी गिवन है आपको, वाटर क्या रखा है, तो वाटर का भी आपने निकाला था, कितना था, 80 ग्राम्स पर मोल, यस और नो, ग्राम पर मोल निकाला था आपने। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है बेटा, अब इन वैल्यूज को किसी एक में पुट कर दो और ये x1 आ जाएगा, या x2 निकाल लो, फिर उसको दूसरे को निकालने के लिए 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो अब ये मेरे को आपको खुद कमेंट बॉक्स में मेरे को निकाल के दिखाना है इसका कैलकुलेशन करके। ठीक है, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द नॉर्मेलिटी। नाउ नॉर्मेलिटी, लास्ट टॉपिक ऑफ कंसंट्रेशन, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है बेटा, नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज नोन एज नॉर्मेलिटी कहलाता है। ठीक है, अब सुनिएगा, नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मेलिटी को एक तो कैपिटल M से दिखाया जाता है बेटा, नॉर्मेलिटी को किससे दिखाएगा, कैपिटल N से दिखाएगा। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन लीटर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन गिवन वेट ऑफ, या आप गिवन वेट बोलो या वेट ऑफ सॉल्वेंट बोल लो, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, और वॉल्यूम इन ml होगा तो मेरे को 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां से नॉर्मेलिटी का क्या फार्मूला आ जाएगा बेटा, यहां से नॉर्मेलिटी का फार्मूला आ जाएगा W2 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और इनटू कर देंगे बेटा, वहां पे घुमा देंगे अब इसको जो अपोन में है, तो इनटू 1000 ऊपर चला गया और वॉल्यूम इन ml आ गया। आप कहोगे सर सारी बातें ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, ये चीज क्या है, ठीक है, इसको निकालने के लिए आपके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बता देता हूं, इक्विवेलेंट मास ऑफ, ये इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या बला है, एन फैक्टर सुनिएगा क्या होता है। एन फैक्टर निकालते हैं हम, किस का निकालते हैं मेनली, एन फैक्टर जो होता है हम निकालते हैं एसिड का, किसका निकालते हैं, एसिड का एन फैक्टर निकालेंगे। एसिड का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, इस एसिड को यहां पे लिख देता हूं, एसिड का निकालेंगे एन फैक्टर। तो एसिड को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी होती है बेटा, बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, जितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस होंगे वो क्या होती है, उसकी बेसिसिटी होती है, ठीक है। जैसे मैं H2SO4 निकालना चाहूं, H2SO4 का एन फैक्टर निकालना चाहूं, तो H2SO4 का मोलर मास कितना होता है बच्चों, H2SO4 का मोलर मास होता है 98, और इसका बेसिसिटी कितना होगा, कितना H पॉजिटिव दे देगा ये 2, तो 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 49, तो 49 क्या आ गया, इसका एन फैक्टर आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है हम, अगर जो हमें बेस की निकालना हो, बेस का एन फैक्टर निकालना हो, तो क्या करेंगे भाई, मोलर मास ऑफ बेस, mm लिख देता हूं भाई, मोलर मास को शॉर्ट में, मोलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी। अब ये एसिडिटी क्या होता है, एसिडिटी होता है नंबर ऑफ OH नेगेटिव, एसिडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव, जितने भी जो भी दे देगा, जितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव दे देगा वो क्या होगी, उसकी एसिडिटी होगी। जैसे मैं कहूं MgOH ट्वाइस, तो MgOH ट्वाइस में एसिडिटी कितनी है बेटा, 2OH नेगेटिव दे देगा, ये क्या दे देगा, 2H नेगेटिव, दैट्स वाई ये 2 क्या हो जाएगा, इसका एसिडिटी हो जाएगा। समझ में आया। नाउ एक और आता है सॉल्ट, ठीक है, सोल्ट का आपको एन फैक्टर निकालना है, सोल्ट का एन फैक्टर निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा भाई, वही मोलर मास ऑफ सोल्ट का मोलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ कैटायन, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ कैटायन, कैटायन का टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। जैसे हम निकालना हो भाई, जैसे MgCl2 का निकालना हो, तो MgCl2 में जितना भी मास रहेगा इसका, और उसको क्या करना है, कैटायन का टोटल वैलेंसी कितना हुआ, Mg2 पॉजिटिव, तो 2 से इसको डिवाइड कर देना है। जैसे हमें निकालना हो NaCl का, जैसे तो NaCl का मोलर मास कितना होता है, NaCl का मोलर मास होता है 58.5 मोलर मास निकाल लेना, ठीक है। और इसका टोटल पॉजिटिव वैलेंसी कितना है, पॉजिटिव, Na1 पॉजिटिव आएगा तो 1 से इसको डिवाइड कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका एन फैक्टर, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी।
आई थिंक सो आ गया होगा समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक इसका न्यूमेरिकल करते हैं। नाउ एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेटा हम नॉर्मेलिटी पे जैसे एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं मैं 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 250 ml of solution, then find out नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं अभी हम एक बार। तो इसमें क्या करना है बेटा, हमें ये मास दिया हुआ है हमें और ये वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों? नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो भी मैंने बताया नहीं आपको, अब बता देता हूं। यूनिट होता है इसका नॉर्मल। क्या होता है इसका यूनिट? नॉर्मल, और इसको भी कैपिटल एन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था बेटा आपका? W2 अपॉन इक्वलेंट मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे कौन है? अब एसिड है। एसिड कौन? H2SO4 है एसिड। ठीक है, इक्वलेंट मास निकालना है इसका एसिड का। ठीक है, एसिड लिख देता हूं नीचे। ठीक है, एसिड का पता है आपको इक्वलेंट मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? और इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला आपका। तो यहाँ पे इक्वलेंट मास ऑफ एसिड निकालते थे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था भाई? इक्वलेंट मास ऑफ एसिड निकालने के लिए फॉर्मूला इक्वलेंट मास ऑफ एसिड। तो इसके लिए फॉर्मूला था आपका मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन एन फैक्टर एसिड का क्या होता था? बेसिसिटी होता था एन फैक्टर इसका। तो बेसिसिटी क्या होता था? बेसिसिटी नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। नंबर ऑफ H पॉजिटिव कितना दे देगा? H2SO4 कितना H पॉजिटिव दे देगा बेटा? 2H पॉजिटिव दे देगा। तो 2 क्या है इसका? एन फैक्टर है या बेसिसिटी, जो भी आप मानना चाहो। तो मोलर मास कितना होता है इसका? 98 होता है H2SO4 का। कौन है यहाँ पे? H2SO4 है एसिड। तो मोलर मास H2SO4 का 98 होता है। टोटल कितना? 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एन फैक्टर 2 है यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा? 49। तो 49 क्या आ गया इसका? इक्वलेंट मास ऑफ एसिड आ गया। तो ये कितना होता है? गिवन वेट कितना है इसका? वेट कितना गिवन है H2SO4 का? 4.9। तो W2 इज इक्वल टू 4.9 ग्राम। ठीक है, 4.9। और W1 की जो जरूरत ही नहीं है, इक्वलेंट मास की जरूरत है, वो हमने निकाल लिया। और वॉल्यूम की जरूरत है। वॉल्यूम कितना है? 250 ml। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूले में पुट कर देते हैं बेटा ये वैल्यू। तो 4.9 अपॉन इक्वलेंट मास कितना है इसका? 49 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना बच्चों? 250। तो इसको सॉल्व कर दो, ये पॉइंट इधर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 आ जाएगा। 10 का ये 0, यहां से ये 2 0 गया। तो ये कितना आ गया भाई? 2, ये 5। तो ये 2/5 कितना? 0.4 नॉर्मल इसका यूनिट आ गया। ठीक है, नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे। नाउ बेटा नेक्स्ट इज सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी क्या होता है? इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया था बेटा सोलिबिलिटी क्या होता है? ये सोलिबिलिटी की डेफिनेशन है। सोलिबिलिटी होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कितना मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का डिसॉल्व हो सकता है, वो क्या होता है? आपका सोलिबिलिटी होता है। क्लियर है? कितना ज्यादा सोल्यूट एक सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, वो क्या होता है? उसका सोलिबिलिटी होता है। तो सोलिबिलिटी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, एक तो ये और दूसरा ये। ठीक है, टाइप क्या होते हैं इसके? 2 होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और एक होता है सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है? when solid dissolved in liquid, when solid dissolved in liquid, that is known as solubility of solid in liquid। उसको क्या कहेंगे हम? solubility of solid in liquid।
तो इसके फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से हैं? फैक्टर अफेक्टिंग द solubility ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। बेटा इसको है ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिए। जैसे आप घर में क्या करते हो, गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं, मीठा पानी बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम, वाटर के अंदर शुगर डालते हैं, वाटर के अंदर क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं, शुगर डालते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, उसको डिजोल्व। तो हम क्या करते हैं, उसको डालने से पहले, बर्फ डालने से पहले हम चीनी डिजोल्व करते हैं, फिर बाद में बर्फ। अगर जो आपने पहले बर्फ डाल दिया फिर चीनी आप डिजोल्व कर रहे हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके के ये फैक्टर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर का ही ले लेते हैं हम, ठीक है। जैसे टेम्परेचर लिया तो टेम्परेचर इंक्रीज किया आपने, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सोलिबिलिटी क्या होगी, सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज देन solubility of solid in liquid also increase, ठीक है। solubility of solid in liquid also increase। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें आप देखते हैं हम क्या होता है, वही बात आ गई। जब वही मैं जो अभी एग्जांपल ले रहा था, जैसे दूध के अंदर अगर जो ठंडा दूध होगा तो इजीली आपका चीनी डिजोल्व नहीं होगा, गर्म होगा तो इजीली डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है टेम्परेचर में। अब नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे काम करता है, दोनों ही क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसके लिए क्या होता है, लाइक डिजोल्व लाइक। क्या होता है, लाइक डिजोल्व लाइक। मतलब लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब क्या होता है, पोलर डिजोल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को अगर जो मैं वाटर के अंदर डिजोल्व करूंगा तो नहीं होगी डिजोल्व, ठीक है। ऐसे ही कोई मेटल है तो मेटल भी डिजोल्व नहीं होगा। लेकिन सॉल्ट आपने ले लिया या कोई पोलर सॉल्वेंट ले लिया या पोलर सॉलिड ले लिया, जैसे NaCl ले लिया आपने, आयनिक ले लिया, तो वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे वाटर तो इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, सोल्ट जो है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा H2O के अंदर। क्यों, H2O पोलर है और NaCl ये भी आयनिक है, ठीक है। तो ये हो गया, ये दोनों ही चार्जेस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका प्लास्टिक लेंगे और वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे H2O के अंदर, तो ये डिजोल्व नहीं होगा। क्लियर है। तो ये नेचर पे डिपेंड कर गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, नेचर के बाद आते हैं प्रेशर। तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट। इफेक्ट पड़ेगा तो बहुत कम, जिसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर है। तो ये था आपका फैक्टर अफेक्टिंग द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट मार लो बेटा, फिर उसको अलग से कराता हूं। सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, स्क्रीनशॉट मारो एक बार। Now next type of the solubility, that is the solubility of gas in liquid, when इसमें क्या होगा, when gas dissolved in liquid, that is known as solubility of gas in liquid। उसको क्या कहेंगे हम, solubility of gas। जब किसी गैस को किसी लिक्विड के अंदर डिसोल्व किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, solubility of gas in liquid। जैसे कि आपका सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, CO2 किसके अंदर, वाटर के अंदर डिसोल्व किया जाता है, तो CO2 वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो CO2 वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाएगा। आपने देखा होगा जो ये ब्रिक्स एफर्वेशन बनते हैं आपके, जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है, ऐसा ये किस में किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक में किया जाता है।
सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे पेप्सी होगी आपकी, लिम्का वगैरह जो भी, ड्यू वगैरह जो भी है, ठीक है, वैसे पीनी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा शुगर होता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, वाटर जैसे ही कोई दूसरा सॉल्ट डालोगे ब्रिक्स एफर्वेशन बनते हैं, इसके CO2 के होते हैं वो, ठीक है। तो CO2 को वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है वैसे तो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसके फैक्टर अफेक्टिंग में, किसमें चलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग द solubility of gas in liquid, गैस इन लिक्विड। तो इसमें क्या है भाई, गैस इन लिक्विड में क्या हो जाएगा, कौन कौन सा फैक्टर, पहला फैक्टर ले लेते हैं हम, टेम्परेचर ले लेते हैं। अब बेटा अगर जो आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो गैस तो उसके अंदर से निकलने लग जाएगी। जैसे वाटर है, ये वाटर है आपका, ठीक है, इसमें आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वेपर तो निकल रहे हैं इसके अंदर से, यस और नो, ठीक है, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो इसके अंदर गैस कैसे डिसॉल्व हो जाएगी, तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, उल्टा हुआ उसका दूसरे वाले केस का। तो यहां पे क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इंक्रीज देन solubility ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नाउ दूसरा आता है हमारा, नेचर की बात कर लेते हैं भाई, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर कैसे, नेचर में वही बेटा लाइक डिजोल्व लाइक होता है, लाइक डिजोल्व लाइक मतलब पोलर डिजोल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर। जैसे अमोनिया है, NH3 है, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन जो नॉन पोलर गैस होगी वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगी। जैसे मीथेन ले लो, CH4 ले लो, CH4 को वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे, ये नहीं होगी वाटर के अंदर डिजोल्व, ठीक है। तो ये नॉन पोलर गैस है, ये क्या है, नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, और ये क्या है आपकी पोलर है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, पोलर, पोलर नॉन पोलर। बेटा मैंने आपका केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पार्ट 3 में आपको समझा रखा है, सॉरी पार्ट 2 में समझा रखा है पोलर नॉन पोलर बहुत अच्छे से, उसको एक बार देख लेना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, पोलर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, ये चीज हो गया है, अब ये डिसॉल्व नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेचर हो गया। फिर आ गया है प्रेशर। अब ये प्रेशर जो इसका इफेक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, प्रेशर। प्रेशर को किसने बताया था, हेनरी ने बताया था, तो इसे हेनरी लॉ भी कहा जाता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर किसने बताया था, हेनरी ने बताया था, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर किसने बताया, हेनरी ने बताया। उसने क्या कहा, हेनरी ने क्या कहा कि भाई जितना ज्यादा हम गैस के ऊपर हम प्रेशर लगाएंगे तो उतना ही ज्यादा गैस जो है उस वाटर के अंदर या कोई भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब उसने ये कहा कि भाई ये कोई हमारा लिक्विड है, ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा लिया पिस्टन, ये पिस्टन लगा लिया और यहाँ पे गैस है, तो हम क्या लगाएंगे, इसके अंदर प्रेशर लगाएंगे। तो प्रेशर लगाएंगे तो मान लीजिए अब पिस्टन आ गया यहाँ पे, तो ये जो लिक्विड था इसी के अंदर ये गैस क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, इसके अंदर डिसॉल्व। मतलब कि जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे इसके ऊपर, P फॉर प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ही ज्यादा वो गैस जो है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो पाती, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रेशर लगाएंगे, मतलब इसका फॉर्मूला क्या हुआ, mass of a gas dissolved in a liquid is directly proportional to the pressure applied on it। तो ये फॉर्मूला भी हो गया। ये मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी बताया बेटा इन्होंने कहा जितना प्रेशर हम लगाएंगे उतना ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट मतलब गैस है यहाँ पे, ठीक है, उतना ही ज्यादा सोल्यूट उस जो है सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा या सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल इजी चीजें हैं, ठीक है। दैट इज अ हेनरी लॉ, इंपॉर्टेंट है बेटा। दोनों ही जो है प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लेंगे हम, KH प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं, तो ये P हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से KH भी निकाल सकते हो, KH जो है ये आपके न्यूमेरिकल है NCERT में, ठीक है, न्यूमेरिकल का एक अलग से भी बना देंगे और एक दो न्यूमेरिकल में करवा भी दूंगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया
KH इस तरीके से भी निकल सकता है। यहाँ पे क्या हो गया भाई, P इज इक्वल टू KH इंटू X2 आ गया, ठीक है। ये चीज है, KH वही है हेनरी कांस्टेंट, K क्या है बेटा यहाँ पे, हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट, ये पर्टिकुलर के लिए पर्टिकुलर रहता है हेनरी कांस्टेंट, ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट के लिए। तो ये हेनरी कांस्टेंट है। तो यहां से क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले को ऐसे भी डिसोशिएट कर सकते हैं, KH और इनटू मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला खोल लीजिए, N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये भी चीजें आपसे पूछ सकता है। तो ये था आपका हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन की बात करूं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ यहाँ पे बता देते हैं, थोड़ा सा है कहाँ कहाँ यूज होता है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ। तो ये देखिए बेटा, ये 3 जगह 3 एप्लीकेशन है, मेनली मैं 3 बता देता हूं इसकी, ठीक है। एक तो होते हैं डीप सी डाइवर्स, डीप सी डाइवर्स यूज करते हैं, जैसे गोताखोर होते हैं बेटा, समुद्र में लेके जाते हैं, सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है लेते हैं तो उसको एक प्रेशराइज करके डालना पड़ता है, क्योंकि एयर प्रेशर जो है सी वाटर के अंदर नहीं होता है, तो वो प्रेशर सिलेंडर से डाला जाता है, और वो हमारे ब्लड कौन है, लिक्विड, ऑक्सीजन क्या है, गैस, उस गैस को उसके लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा हेनरी लॉ वहां पे यूज हो जाएगा, गैस को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे डीप सी डाइवर्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक मैं काफी देर से बोल रहा था इसका, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है बेटा, CO2 को डिसॉल्व किया जाता है, CO2 को हाईली कंप्रेस करके उसके अंदर मिलाया जाता है, ठीक है, ताकि वो प्रिजर्वेटिव रहे, थोड़ा सा प्रिजर्व रहे, ठीक है, ये चीज है। तो CO2 को इसके अंदर मिलाया जाता है प्रेशराइज करके, CO2 क्या है, गैस है, और वाटर के अंदर मिलाया, वाटर क्या है, लिक्विड है, तो गैस को लिक्विड के अंदर मिलाया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका हेनरी लॉ की एप्लीकेशन हो जाएगी। फंक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स का फंक्शन कैसे काम करता है भाई, फंक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स जो है क्या करता है, हाईली प्रेशराइज करके हमारे ब्लड के अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन को डिसॉल्व करवाता है, तो फंक्शन, ये फंक्शन होता है लंग्स का। तो दैट इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो वहां पे भी हेनरी लॉ का यूज हुआ है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया, जस्ट लिख लेना जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपको वीडियो में, ठीक है। तो लिखते चले जाना छोटा छोटा, ठीक है, और नोट्स भी शेयर कर देंगे आपके साथ, ठीक है। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, और इसी को बताने के बाद हम इस वीडियो का जो है यहीं पे ही रोकेंगे, ठीक है, ठीक है। पहले एक टॉपिक और बताएंगे, रोल्स लॉ, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नाउ बेटा रोल्स लॉ फॉर, रोल्स लॉ करेंगे अब इसमें हम, ये हम इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रखेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो रोल्स लॉ, सबसे पहले तो रोल्स लॉ होता क्या है, रोल्स लॉ होता है वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मतलब जो आपने ले लिया एनी कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी, जैसे P2 होगा, मतलब ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मतलब जितने ज्यादा हमारे मोल्स होंगे किसी भी कंपोनेंट के, वो उतना ही ज्यादा क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, ठीक है। यही किसने बताया था, रोल्स ने बताया था। तो उसने क्या किया, एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन भी हटाया, P1 इज इक्वल टू P01 एंड X1 एंड P2 इज इक्वल टू P02 एंड X2। ये था आपका रोल्स लॉ, ठीक है। तो इसको ऐसे भी बता सकते हो, रोल्स लॉ फॉर एनी कंपोनेंट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ, रोल्स लॉ इज डिफाइंड एज द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। क्लियर है। तो ये भी आप डेफिनेशन इसका बोल सकते हो। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अब इसमें बेटा ये क्या है, दो हमारे चीजें आती हैं इसके अंदर, रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये वोलेटाइल वर्ड जो है ये आपको सही से समझ में आना चाहिए। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब होता है जो रूम टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे वोलेटाइल बोलते हैं। वोलेटाइल वर्ड सुनते ही आपके माइंड में पेट्रोल आ जाना चाहिए। जैसे मैं पेट्रोल को यहाँ पे रख दूंगा तो पेट्रोल क्या हो जाता है, इजिली वेपराइज हो जाता है,
तो ये क्या हो गया आपका वोलेटाइल। वोलेटाइल कभी भी आते ही माइंड में पेट्रोल आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वोलेटाइल वो होता है जो रूम टेम्परेचर पे इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो वोलेटाइल बोलते हैं। तो रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब भाई देखो सॉल्यूशन के अंदर प्रेशर किसका होगा, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। तो टोटल जो प्रेशर है सॉल्यूशन का वो क्या करेंगे भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ P1 किसके इक्वल है भाई, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ P1 किसके इक्वल है, P01 और x1, और P2 किसके इक्वल है, P02 x2, वहां पे ऊपर लिखे हुए हैं फॉर्मूले, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका ये वाला ओपन कर लेते हैं। हमने किया था x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है, तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x2, ये आपने किया था मोल फ्रैक्शन में, ठीक है। उसमें अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, PS इज इक्वल टू P01 1 माइनस x2 प्लस P0 x2। तो यहां से क्या है, मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा इसको बेटा, PS इज इक्वल टू P01 माइनस P01 x2 प्लस यहाँ पे क्या था भाई 2 था, P02 था यहाँ पे, तो ये P02 x2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहां से इसको इधर ले जाता हूं, इसको इधर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, P01 और प्लस P02 x2 माइनस P01 x2। यहां से क्या ले लिया भाई हमने, कॉमन ले लिया, तो PS इज इक्वल टू आ जाएगा P01 और प्लस x2 मैंने कॉमन ले लिया, तो P02 माइनस P01। ये आपका इक्वेशन है जिसपे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे इसके अंदर। आपको ये फॉर्मूला लगाना है, अगर जो क्या कह दिया वोलेटाइल सॉल्यूट कह दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, नॉन वोलेटाइल कह दिया तो मैं अभी बताऊंगा, जो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी काम करेगा सेम, ठीक है। तो अभी कर लेते हैं रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर में ना बदले, ठीक है। इसमें क्या कर लेते हैं भाई, आपकी बार जैसे मान लीजिए आप इसमें ऐसा सॉल्यूशन लिया, मान लीजिए सैंड प्लस वाटर का ले लिया, ये सैंड मिलाई हुई है इसके अंदर, ठीक है, और ये यहाँ पे ऊपर क्या है वाटर है, ये क्या है सैंड है, ठीक है, और ये ऊपर क्या है भाई वाटर है। अब इसको हीट करोगे तो बेटा सैंड का कोई वेपर थोड़ी बनेगा, किसका बनेगा, वाटर का। तो मतलब आपने पढ़ा था PS इज इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस P2 होता है, लेकिन यहाँ पे P2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्यों हो गया बेटा P2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल लिया है यहाँ पे सॉल्यूट अब की बार, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, PS इज इक्वल टू आ जाएगा P1। अब इसका फॉर्मूला ओपन कर लीजिए, P1 किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, P01 और x1। तो यहां से P वालों को एक साइड ले लो बेटा, P01 इज इक्वल टू x1, 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बोथ साइड, 1 से बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इक्वलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, हम एक ही चीज दोनों तरफ करते हैं तो। और 1 माइनस x1 किसके इक्वल होता है, x2 के, और इसको मैं एलसीएम ले लेता हूं तो P01 और P01 माइनस PS आ गया। एक तो ये फॉर्मूला बन गया भाई इसका, ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्मूला बन गया इसका, ठीक है, और एक क्या फॉर्मूला बन जाएगा भाई इस, ये जो PS है ये किसके इक्वल है, P1 के भी इक्वल है ना, तो P01 और PS की जगह P1 भी लिख सकता हूं मैं, तो एक फॉर्मूला ये बन गया। तो ये थे आपके रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, डायरेक्टली आपके उस पर बेस्ड है ये, ठीक है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसको थोड़ा सा ऐसे भी तोड़ सकता है, इसका फॉर्मूला भी लिख सकता है, P01 और माइनस P1 अपॉन P01, ठीक है, इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1 प्लस N2, ऐसे भी लिख सकता है। इसका वेट भी निकालने के लिए बोल सकता है, इसको और तोड़ेगा तो, ठीक है। तो ये कैसे हुआ P1, ये PS P1 कैसे हुआ, क्योंकि ये इक्वल दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, इसलिए हमने वो वैल्यू वहां पे पुट की है। तो ये था आपका रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आई थिंक सो आ गया होगा सारा समझ में आपको, ठीक है। हमने पूरी कोशिश की है अच्छे से करवाने की, ठीक है, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको हम बताएंगे उसमें सेकंड पार्ट में। और इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।